सांस्कृतिक संगठन है, ये सांस्कृतिक संगठन अब रहा नहीं, यह नितांत असांस्कृतिक और एक कदम आगे जाके अमानवीय संगठन हो गया है। पहले जो आरएसएस अपने आप को इसी तरीके से दो स्तरों पे प्रोजेक्ट करता था कि हम इस देश के संस्कृति की रक्षा के लिए आए हैं, और दूसरा आपको याद होगा मोरबी वगैरह में कभी बाढ़ आई, उन्होंने कुछ वहां पे बचाव किया था। उसके बाद देश में अनेक तरह के प्राकृतिक आपदाएं आई, और हाल का अगर लिया जाए तो कोरोना की बात कीजिए आप, कोरोना में आपको आरएसएस का कोई आदमी नजर नहीं आया था। तो असांस्कृतिक हो चुका है, गैर सांस्कृतिक हो चुका है, और यहाँ तक कि अमानवीय भी हो गया है। लेकिन अब असली बात हो कि मोहन भागवत का जो बयान है, जो कुछ दिन पहले प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि छुरी चाकू अपने रसोई घर में तेज करा लो, तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत उन तेज चाकू छुरियों को लेके अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और 5 जन के कार्यालय तक पहुंच गए हैं, लेकिन उनके खंजर जो है वो दिख नहीं रहे हैं। ये इतना खतरनाक बयान है उनका। उनका कुछ हिस्सा अगर आप पढ़ें तो उन्होंने कहा कि हिंदू जो है पिछले 1000 साल से युद्ध लड़ रहा है, और ऐसे युद्ध में आक्रामकता हो ही जाती है। और उन्होंने ये बात कही कि वह अपने देश के भीतर के एक दुश्मन से लड़ रहा है, और वो देश का भीतर का दुश्मन कौन है, या तो बहुत स्पष्ट तरीके से बताते। तो कुल जमा ये उनका जो बयान है ऊपर से बड़ा सर्वस्पर्शी लगता है, ऐसा लगता है कि वो एक तरह से सबको समान भाव से देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो विभाजन की रेखा को और स्पष्ट कर रहे हैं, और हिंदू संगठनों को और हिंदू लोगों को बता रहे हैं कि आप अपने उस दुश्मन को पहचान लीजिए। और जो जो नहीं कहा उन्होंने, कि अब प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि उन छुरे चाकू का काम जो है वो कभी भी आ सकता है। उन्होंने कभी भी इन चीजों की आलोचना नहीं की। अब वो कहते हैं कि वे जिस तरीके से रहना चाहें रहें। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा 2-3 इंस्टेंसेस हैं, 2-3 दृष्टांत हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम जो है हमारे भाई हैं, इसी देश के नागरिक हैं। उनके इस बयान के बाद आप बताइए स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने या उनके जो अनुषांगिक अन्य संगठन हैं, वीएचपी है, बजरंग दल है, इन लोगों ने मुस्लिमों के साथ अच्छे संबंध बनाने के क्या प्रयास किए? अगर कुछ प्रयास किए रहते तो आज राहुल गांधी को इतनी बड़ी यात्रा निकालने की जरूरत नहीं थी। दूसरा उदाहरण, जब महात्मा गांधी के 150 साल पूरे हुए थे तो उस समय उन्होंने, मोहन भागवत ने कहा था कि महात्मा गांधी जो थे वो इस देश के एक बहुत महान व्यक्तित्व हुए हैं, उनकी महानता से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही दिल्ली में एक फायर ब्रांड नेता ने बाकायदे सामने चित्र रखा महात्मा गांधी का, और उसके ऊपर गोलियां चलाई। मतलब वो जो री एनेक्टमेंट किया गया पुराने नाटक का, कि किस तरीके से गोलियां चलाई गई। हालांकि उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं उन्हें दिल से माफ नहीं कर सकूंगा, लेकिन वो बात आई गई हो गई। तो इस तरीके से इनकी बातें बहुत सारी सर्वस्पर्शी लगती हैं, लेकिन सर्वस्पर्शी वो होती नहीं है। वो जिस तरीके से कहते हैं खग ही जाने खग की भाषा, तो उनके अपने जो संगठन है वो जान जाते हैं, उसमें से वो अपना सत्व निकाल लेते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो गैर समझदार होते हैं, जो इशारा नहीं समझ पाते, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे वाह देखिए कितनी अच्छी बात कर रहे हैं मोहन भागवत जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुस्लिमों को बंधु कहा, अपना भाई कहा, और अब वो जैसे कह रहे हैं, एक और उदाहरण, अभी उनकी परीक्षा ये हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, मतलब जो समलैंगिकों की जो कम्युनिटी है, अगर वे इसी को विचार को ठीक समझते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी 14 फरवरी आने वाला है, 1 महीने बाद, आप देख लीजिएगा उनकी बातों को कितना सम्मान देंगे उनके अपने कार्यकर्ता, उनके अनुषंगिक जो संगठन है, वो पार्क में और सिनेमा घरों में और मॉल्स में जो है वो लठ लेके निकलने जाएंगे और बता देंगे कि आप चाहे जो बोलते रहिए मोहन भागवत जी, हम तो इनको पीट के रहेंगे। तो इनकी बातों का अब जो इसलिए कुछ असर नहीं हो रहा है, और ये इसलिए अपनी बात को बहुत ऊंचा कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं मोहन भागवत अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए पिछले कुछ समय से नरेंद्र मोदी ने भी बहुत ज्यादा केशव कुंज पोस्टल एड्रेस नागपुर जाना बहुत कम कर दिया, बंद कर दिया है। वरना कोई और शायद भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री होता तो पिछले 8 सालों में कम से कम 8 बार तो जरूर गया रहता। प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम संगठनों को, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरएसएस को भी अपने जेब में डाल लिया है, ये बात सही है। इसलिए मोहन भागवत को स्वयं अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, और उनको बताना पड़ता है बीच बीच में कि भाई मेरी भी कुछ चलती है, चाहे मैं गैर संवैधानिक अथॉरिटी ही क्यों न हूं, लेकिन मेरी भी बात सुनी जाए। तो इस तरीके के अगर ये बात इतनी ही उनको बात करनी थी तो किसी अच्छे अखबार में जाते। अच्छे अखबार मतलब मेरा जो उनके पार्टी का मुखपत्र नहीं होता, वहां जाकर अपना ये साक्षात्कार देते हैं।
तो दरअसल ये है, असली बात ये है कि इस सब पर बहुत पीछे जा रहे हैं आरएसएस वाले भी, और मोदी ने जो है इन सबको दबा कर रखा है। तो स्वयं मोहन भागवत की अपने वर्चस्व की, अपने अस्तित्व की यह लड़ाई है। लेकिन हाँ, एक उद्देश्य को हमेशा पूरा करते रहेंगे, वो देखते रहेंगे कि इस देश के अंदर समानता न होए। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को मेरे ख्याल से जब प्रारूप सौंपा था संविधान का, उसके एक दिन पहले उन्होंने सभा को अंतिम अंतिम भाषण देते हुए कहा था कि भारत को केवल लोकतांत्रिक स्वतंत्रता प्राप्त करके संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। जब तक देश में असमानता मौजूद है, तब तक हमारा जो राजनीतिक लोकतंत्र है वो भी कायम नहीं रह सकता। अब उद्देश्य जो आरएसएस बीजेपी का यही है कि वो जो समानता जिसका सपना जो है अंबेडकर ने देखा था, हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था, वह किसी भी तरीके से पूरा न होने पाए। यही तो लड़ाई लड़ रहा है आरएसएस और बीजेपी। वो क्या कर रहा है कांग्रेस के साथ, उसकी यही लड़ाई है कि इस देश में समानता न हो। तो ये बीच बीच में बहुत जरूरी है मोहन भागवत को अपना वर्चस्व दिखाए रखने के लिए कि हम आपका मूल उद्देश्य यही कर रहे हैं। आप चाहे सत्ता में रहने के कारण आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप देश में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, इन सब के बारे में आप बात करते रहिए, लेकिन पैरेलल डिस्कोर्स जो है वो हमारा जो चलाए रखने का जो काम है पिछले 90 सालों 100 सालों से हम जो कर रहे हैं वो हम चलाते रहेंगे। मोहन भागवत अपने अस्तित्व को केवल इसी तरीके से बचा कर रख सकते हैं, इसलिए उनका बीच बीच में बोला जाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन इस भाषण को अगर कोई ये समझता है कि यह कोई उनका बड़ा सर्वस्पर्शी बयान है, बड़ा मीठा सा बयान है, तो मैं यही कहूंगा कि जो व्यक्ति ऐसा समझता है वो वाकई बहुत ही क्यूट है। ये भाषण, ये उनका ये जो बयान है वो किसी भी तरीके से सर्वस्पर्शी नहीं है, समानता के पक्ष में नहीं है, ये असमानता के पक्ष में है। और अपने बहुसंख्यकों को बता रहे हैं कि देखिए आपके देश के अंदर दुश्मन कौन है, इसको पहचान लीजिए। राहुल गांधी निकले हैं यात्रा पे समानता को स्थापित करने, उनके भटकावे में न जाएं। और अंतिम बात जो कहूंगा, इसके साथ ही ध्रुवीकरण की उनकी जो कोशिश है, उन्हें पता चल गया है कि राहुल की यात्रा जिस हिसाब से सफल हो रही है, तो ध्रुवीकरण का उनका जो एक बहुत बड़ा जो डिजाइन तैयार किया गया पिछले 8 9 10 सालों से, वो कहीं ध्वस्त न हो जाए, इसलिए ध्रुवीकरण किया जाना भी जरूरी है। और उसको हिंसक तरीके से और नफरत के जरिए ही किया जा सकता है, इसलिए इस बयान को उसी परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए। राजीव जी। जी जी दीपक जी, लेकिन क्यूट वाला जो शब्द है ना आपका, ये पिछले दिनों काफ़ी ट्रोल किया गया है इस शब्द से, उसमें डीवी लाइव भी था, तो इसलिए मुझे हंसी आ गई जब आपने क्यूट वर्ड का इस्तेमाल किया। प्रशांत टंडन जी सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं, याद होगा शायद प्रशांत जी को। खैर, लेकिन एक टोपी दिखाई दे रही है, हालांकि ये काली नहीं है, ब्राउन है, डार्क ब्राउन टोपी है। काली टोपी कहते ही कुछ और नज़र आने लगता है। और लिबास में के अंदाज से अभी शुरुआत जब कर रहा था तो